सबसे बड़ी हेडलाइन बनती है फ्रांस के राष्ट्रपति की, जिसमें वो कहते हैं हम इज्जत चाहते हैं, उंगली करना नहीं। तुम हमें बुली मत करो, हमें मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो फिर बिगड़ जाओगे। भाई साहब गजब का रंगमंच सजा है। फ्रांस अपनी तरफ से जिस तरह से बोल रहा है, साथ में कारनी सुर में सुर मिला रहे हैं। उर्सुला वॉन डेन ईयू की तरफ से सीधा बोलती हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर नियम नंबर 1 है कि यह डेनमार्क का है, किसी और का नहीं। और मुझे ट्रंप का चेहरा याद आ रहा है, क्योंकि ट्रंप मानकर चल रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनका है, और उन्होंने इन लोगों को भड़काने के लिए कल अपने सोशल मीडिया पर जो खेले खेले हैं, आज मैं आपको उनसे भी जानकर अवगत कराऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, खेले में और भी बहुत कुछ हो रहा है। यहां पर ट्रंप की वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए खुद से सोच कर रखी है कि तुम सब लोग लड़ते रहना, हम बचाएंगे ग्रीनलैंड को, हम बचाएंगे डेनमार्क को, और ग्रीनलैंड को मैं लेकर चला जाऊंगा। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से ट्रंप से खफा है और कह रही है कि अमेरिका हम तुम्हारा कोई प्रेशर नहीं मानेंगे। देखो, मुझसे बहुत देर तक बात रखी नहीं जाती, मैं पहले ही बता देता हूं ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, आप आने वाले समय में देख लेना। भाई साहब बढ़िया सा पोस्टर लगा रहे हैं अपने वॉल पर और लगाते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका खड़ा है, और उसके साथ में मतलब अमेरिका झंडा, राष्ट्रपति ट्रंप, इनके विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति तीनों की तीनों साथ में फोटो लगा के डाल देते हैं कि साहब ग्रीनलैंड हुआ हमारा 2026 से। एक और तस्वीर लगाते हैं जिसमें ट्रंप ने तो मतलब मार्क कार्नी को मतलब छेड़ दिया। कैसे? फोटो लगा रखी, ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर चल रही है ये सब फोटोज, जिसमें एक तस्वीर है, तस्वीर में ग्रीनलैंड तो है ही है, कनाडा भी इनका है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी 2 दिन पहले अपन ने एक सेशन जिक्र किया था कि कनाडा डर के मारे चाइना पहुंच गया और उसने कहा कि सुनो, पैक्ट कर लो, जो करना है कर लो, बचा लो हमें। हद तो ये हुई है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के अंदर ये सब लोग बोल रहे हैं कि चाइना को बुलाओ, चाइना को बुलाओ, क्योंकि रशिया तो बगल में बैठा है, उस पर तो ट्रस्ट कैसे करें, ताजा ताजा ट्रस्ट चाइना पे करते हैं, पैसे वाला तो है कम से कम, बोले चाइना को बुलाओ, यूरोप में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आएगा। सब लोग अब चाइना के पसंदीदा जगह की तरफ बनते जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे तो भारत का नंबर कब आएगा? भाई साहब, आप सब लोगों को ना कुछ समय बाद भारत की इज्जत दिमाग में इतनी बढ़ जाएगी कि यार हम लोग कितने समझदार थे। ये चिल्लाया जा रहा था ट्रंप जब से भोंपू की तरह बज रहा था, हम सब चुपचाप मार के बैठे थे। हम सोच रहे थे यार भारत सरकार कुछ कहती क्यों नहीं है, भारत रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, ट्रंप को भारत ने अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है। हम चुपचाप बैठ रहे थे। हमने कहा था बेटा रुको बेटा, ये जो आग लगाया है ना, इस आग में ये सब झुलसेंगे, और सब झुलसेंगे तब हमारी इज्जत करेंगे कि यार तुम कौन सी औषधि खाए थे, महात्मा गांधी के देश से आने वालों, तुमने कौन सी ऐसी औषधि खाई थी कि इसके बवाल को भी तुम लोग शांति से झेलकर इतनी जबरदस्त ग्रेट अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हुए ले गए। खैर भाई साहब, कनाडा को भी इन्होंने अपने आप में छाप दिया। इस बीच में आप देखो, तारीखों पर नजर डालना, ये सारी घटना घटित हो रही है 20 तारीख के दिन, 20 तारीख यानी कल के दिन, और कल के दिन ही इमानुएल मैक्रोन को बोलना था डावोस के अंदर। भाई साहब ये बोलते हैं। भाई साहब इस बीच में एक और हद हो जाती है। हद तो ये है कि ये जो ट्रंप है ना, ये एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल चला गया है। हद ये भाई साहब, इन्होंने इमानुएल मैक्रोन ने इनको मैसेज किया होगा, है ना भाई साहब, इन्होंने खुद की वॉल पर मैक्रोन का आया हुआ मैसेज भेज दिया कि सुनो, मैक्रोन कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर हमें मामला आपका समझ नहीं आ रहा है। पढ़ के सुनो क्या कहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप, माय फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया। हम सीरिया पर भी आपके साथ थे, ईरान के मसले पर भी आपके साथ थे, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रकार की मतलब असुविधा है तो आप बताइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपके लिए G7 की मीटिंग बुला दूं, जिस समय आप दावोस से लौट रहे होंगे उस समय G7 के देश आपस में बैठ के बतिया लेंगे। और आप रुको ना पेरिस में आपके लिए बढ़िया डिनर का इंतजाम कराता हूं, आप आओ। ये बेचारा पर्सनल मैसेज मारा होगा ट्रंप को। ट्रंप भाई साहब मतलब क्या ही बताया जाए, इनको क्या शब्द दिया जाए समझ नहीं आता। भाई साहब ये मतलब कल जब दावोस में बैठक होने वाली है, ये सबके सामने दिखाने लग रहे हैं, देखो क्या कह रहा है मुझसे, आ जाओ खाना खा लो करके। भाई साहब बेइज्जती हो गई, इस आदमी को बहुत बेइज्जत किया गया। इमानुएल मैक्रोन इस बात से चिढ़ गए। हद तो ये थी कि ग्रीनलैंड के मसले पर जब ये बोल रहे थे ना, इस बीच में ये महाशय कहते हैं कि सुनो फ्रांस वालों, ज्यादा 3 2 5 नहीं, 200% टैरिफ लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। हद्दी हो गया भाई साहब। मतलब मैक्रोन को तो इन्होंने ये तक कह दिया कि तुम तो वैसे भी सत्ता से जाने वाले हो, तुम तो ज्यादा दिन के मेहमान हो भी नहीं फ्रांस में, तो ज्यादा चिल्पों क्यों मचा रहे हो। भाई साहब मैक्रोन को इन्होंने, मैक्रोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण देने वाले हैं और ट्रंप उनको ट्रोल किए पड़े अमेरिका में बैठे बैठे। मतलब मैं कह रहा हूं ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस समय वर्ल्ड क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड कप का मुकाबला हो रहा है जियो पॉलिटिक्स का। आप वहां पर देखें, फिर साहब मैक्रोन आते हैं, बढ़िया अपना चश्मा वश्मा लगाकर भाषण देने आते हैं और आकर के भाषण देते हैं। और जब इन्होंने अपनी तरफ से भाषण देना शुरू किया, तब इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही वो हमने कल ही आपको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी थी। अगर आप चाहें तो ट्विटर पर हमें अपने इस नाम से ढूंढ सकते हैं, हमने जानकारी दी थी।
इन्होंने अपनी तरफ से कहा था हमें गुंडागिर्दी नहीं, सम्मान चाहिए, हमें धन पूजा राजनीति के बजाय विज्ञान को तरजीह देनी है, हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को चुनना पसंद करेंगे, हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां कानून और शासन प्रिडिक्टेबिलिटी के खेल के नियम है। मेरा मानना है कि बाजार ने इनकी कीमत अभी पूरी तरह से नहीं समझी है। धीरे धीरे ग्रीनलैंड के बहाने यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। सीधी सी बात निकल कर, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें बोली, उन बातों में हमने जो भी इनकी बातें थी वो सारी बताई। इन्होंने कहा कि साहब 60 से ज्यादा युद्ध चल रहे हैं इस समय दुनिया के अंदर, और पूरी तरह से अभी दुनिया में कई तरह की चुनौतियां हैं, और ताकतवर देश अभी अपने आप को सोच रहे हैं कि हम किसी को भी कुचल सकते हैं। ये तरीका सही नहीं है। मैक्रोन ने ओपन बोल दिया कि साहब अपन तो ग्रीनलैंड के साथ हैं। मैक्रोन ने जो भी बातें बोली वो पूरी तरह से यूरोप की बातें मानी गई, क्योंकि इस समय यूरोप में सबसे पावरफुल देश अगर देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, 3 ही देश हैं। इनमें से फ्रांस का स्टेटमेंट जर्मनी ने भी तुरंत एंडोर्स कर लिया और कहा कि हम भी भाई इनकी बातों में साथ हैं। इन्होंने बकायदा कहा कि हम चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि अब वो यूरोप में आए और इन्वेस्टमेंट करें। मतलब साफ हो चुका कि इन दोनों की बिल्कुल बातें अलग अलग हो चुकी हैं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रंप बढ़िया तरीके से अब मैक्रोन के खिलाफ आज पहुंच जाएंगे, बयान देंगे। हम उसके ऊपर कल सुबह तक शायद सेशन जल्दी से ले आएंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं मार्क कार्नी। ये बेचारे डरे पड़े, मतलब ट्रूडो गया है ना, तब से ट्रूडो गया जब से ट्रंप ने 51वां राज्य कहना शुरू किया कनाडा को। कार्नी तब से डरे हुए हैं, सब जगह घूमते फिर रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को जब से अमेरिका ने कब्जाने का नियम बनाया है, इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। ये समझ नहीं पा रहे करें क्या, ये समझ नहीं पा रहे। इस चलते ये चीन की शरण में चले गए। मैंने आपको 3 दिन पहले एक सेशन दिया था, आपने सुना भी होगा उसे। मार्क कार्नी वहां से निकल कतर जाकर के आए, वहां से मिलकर के फिर लौटे तो मैक्रोन से मिले। बोले यार भाई बहुत गजब चल रहा है अपने साथ, तो बेइज्जती कर रहा है ये आदमी, मैं क्या करूं, दीवार बना लूं, क्या करूं, क्या समझ नहीं आ रहा है। मतलब कनाडा और अमेरिका के बीच में दीवार बना ले, इतना पैसा है हमारे पास, पेंशन फंड है, तकनीकी है, दुनिया की सबसे शिक्षित पॉपुलेशन है, सब कुछ होते हुए भी कनाडा आज अमेरिका के सामने डर कर बैठा है। भाई क्या करें। बोले सबसे पहले विरोध करना शुरू कर। विरोध के नाम पर सबसे पहला विरोध किस बात का, इस ये अगर ट्रूडो हुआ होता ना भाई साहब, अपन को जो भरपूर आनंद आ रहा होता। मार्क कार्नी पर तो अपन को इसलिए आनंद नहीं आता, बेचारे ने कुछ बोला नहीं। ट्रूडो को बड़ा मजा चढ़ता था ना कि राजनीति करूंगा, खाली यार उसको कुछ चाहिए था, ट्रिप चाहिए थी। ट्रंप ने दे दी थी ट्रिप, तो उसको बेचारे के पद ही खा गया उसका। खैर इस बीच में इन भाई साहब की जगह अगर ट्रूडो रहे होते तो आनंद की प्राप्ति अपन सबको होती। फिलहाल के लिए मार्क कार्नी से अपन ट्रूडो को समेट लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं। अब इनको कहा जा रहा है कि तुमको तो हम लपेटेंगे, क्योंकि अगला राज्य तो भाई मैं बोल रहा हूं ना, मतलब ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर है, तो कनाडा का नंबर है। इनकी टेंशन साफ दिखाई दे रही है। ये अपनी तरफ से ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप के साथ जाके खड़े हो गए। सुनो भाई, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का है, हम यही मानते हैं। इनका भी स्टेटमेंट आ गया। कुल मिलाकर यूरोप और यूरोप के साथ साथ कनाडा, ये सब तैयार हो गए कि ग्रीनलैंड भाई डेनमार्क का है। सब खुल करके सीधा सीधा बोलने लग गए। चलते रहे, बयान आ गए। उन्होंने लिख दिया कि साहब कनाडा स्ट्रांगली अपोज टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड, और हम ग्रीनलैंड के मामले में जो टैरिफ लग रहे हैं उसका भयंकर विरोध करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम भारत के साथ भी वार्ता करने लग रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, आसियान, थाईलैंड, फिलीपींस और मर्कासर के साथ। इन्होंने अपने बयान दिए, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, जो इनका एक बयान था जिसे मैं चाहता हूं कि शायद अपन लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग में ले सकते हैं, वो लाइन थी, इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर ऑन द मेनू। ये बहुत अल्टीमेट लाइन है। मतलब अगर आप टेबल पर नहीं हो, टेबल का मतलब है कि आपको समानता के साथ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर आपको समानता के साथ ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आप ही हो मुद्दा जिसे डिस्कस किया जा रहा है, या आप ही हो वो सब्जेक्ट जिसे खाया जाना है। इन्होंने अच्छी लाइन बोली, और ये इस बात को महसूस करते हैं कि भाई सुनो, अमेरिका पूछ नहीं रहा है अपन लोगों को, और जब पूछ नहीं रहा है इसका मतलब अपन को ही खाएगा, ये सीधा पता चलता है। फिर बारी आती है उर्सुला वॉन डेन की। ये ईयू की चीफ हैं साहब। ये अपनी तरफ से आती हैं, बयान देती हैं, कहती हैं कि हम आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए पैकेज देने की तैयारी कर रहे हैं, और हम अपने दिमाग में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रखते हैं, और वो प्रिंसिपल ये कि ग्रीनलैंड और किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ हम पूरी तरह एक हैं। यानी कि 27 की 27 देश अमेरिका को छोड़कर सब की सब देश किसके साथ खड़े हो गए, ग्रीनलैंड के साथ खड़े हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सेना ज्यादा पावरफुल है, इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन
ये बयान अपने आप में बड़ी मान्यता रखता है। उर्सुला वॉन डेन के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि यही वो शुरुआत है जब अमेरिका और ईयू अलग अलग दिशाओं में चल पड़े हैं। जब इनके घर में आग लगी तब ये निकल कर आए। वेनेजुएला के मामले पर ये कुछ नहीं बोले, भारत पर जब टैरिफ लगे तब ये लोग कुछ नहीं बोले, भारत रूस ने जब जिस तरह से व्यापार किया उसके खिलाफ ये बोलते रहे कि आप लोग खून को, मतलब पैसे, तुम्हारे पैसे से खून बरसा रहा है पुतिन, लेकिन तुम लोग जो अब हद किए हो अब वो समझ में आ रहा है, जैसी को तैसी मिल रही है साहब, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है। कदाकलास निकल कर आती हैं कि हम ग्रीनलैंड के साथ हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री का बयान तो गजब लगा मुझे, मतलब ये वो है जिसको आप और हम डिस्कस करते हैं कई बार। इनका कहना था कि भाई बेल्जियम जो, मतलब यूरोप जो है ना, उसकी तरफ पहले अमेरिका देखा करता था। आपको मालूम होगा ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी चला करती थी इन लोगों के बीच में। नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बनने के पीछे भी यही था कि अटलांटिक ओशियन के एक तरफ यूरोप था, एक तरफ अमेरिका था, बढ़िया ट्रेड हुआ करता था, दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक वही हुआ करता था। बाद में स्थितियां बदली, अमेरिका अब पूरी तरह से पलट गया है। अमेरिका के पश्चिम की तरफ अब पैसिफिक ओशन है। अमेरिका ने अपना रुख पश्चिम की तरफ कर दिया, पैसिफिक ओशन की तरफ, क्योंकि चाइना, आसियान कंट्री, इंडिया, जापान, कोरिया, इन सबके साथ अब व्यापार होता है। तो पैसिफिक पर फोकस है चाइना, अमेरिका का। अब वो अटलांटिक ओशन को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि अब हम लोगों के पास बचा ही नहीं कुछ भी। ये भाई साहब बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं, और बेल्जियम ब्रसेल्स, जहां पर ईयू का मुख्यालय है, छोटा देश नहीं है, बहुत डेवलप्ड देश है, लेकिन इनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई पड़ती है कि भाई अमेरिका में स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है। रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये मत मानिए कि ट्रंप चले जाएंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, नहीं, अमेरिका बदल चुका है। अब जो भी व्यक्ति आएगा इससे आगे का काम करेगा। अमेरिका ने अपनी नीतियां बदल दी हैं, ग्लोबलाइजेशन को खत्म कर चुका है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही बात सर्बिया के प्रधानमंत्री ने भी बोली। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर वर्स्ट था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कोई दूसरा सबसे गंदा साल था तो वो पिछला साल यानी 2025 था। 2026 उससे भी गंदा होगा, 27 उससे भी गंदा होगा। मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए तमाम राजनेता हैं जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई साहब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सर्बिया के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बिग फिश ईट स्मॉलर फिश एंड दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट एनीमोर। और ये आजकल इस बात को छुपा भी नहीं रहे हैं, खुलेआम चल रहा है। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें यहां पर चर्चा में निकल कर आई। इधर की तरफ ट्रंप चले आ रहे थे, उन्होंने कहा सुनो, ईयू ने कंबाइंड रूप से कहा कि ट्रंप अगर ऐसे ही रहते हैं तो हम यूएस के साथ में अपनी ट्रेड डील को खत्म कर देंगे। फ्रांस भी सपोर्ट करता है कि सुनो, अगर ये टैरिफ खेलना चाहते हैं तो हम इनके साथ में जो वजूकू करके हमने इनके साथ में जो साइन की थी हम उसको बंद कर देंगे। बजूका करके इनके साथ में जो ट्रेड डील साइन की थी हम उसको कैंसिल कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को करता है, लगभग $300 बिलियन का सामान। ऐसे में अगर ईयू के साथ ट्रेड डील खराब होती है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो तो अपनी तरफ से बताते चल रहे हैं कि तुमको तो मैं गांठता ही नहीं हूं। और इसी क्रोनोलॉजी में ये आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका विल बी वेल रिप्रेजेंटेटेड इन दावोस बाय मी। बोले मैं आ रहा हूं, सुनना, तैयारी करना। लेकिन इस बीच में कल 20 जनवरी, मतलब वो इनको क्या है, 20 जनवरी के दिन 1 साल पूरा हो गया था अपनी सत्ता पर बैठे हुए। तो अपना वर्क दिखाने आए कि देखो मैं कितना काम कर चुका हूं। अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर आए, इतनी बड़ी फाइल लेकर के कि मैंने 1 साल में इतना काम कर दिया है कि मेरे पिछले के जितने भी प्रशासन है वो आज तक इतना काम नहीं कर पाए। इतनी बड़ी फाइल है मेरे पास, क्या करें। पत्रकारों को अपना काम दिखाते हैं कि हमने बहुत कर दिया और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और साथ में ये कह देते हैं कि सुनो, इनसे पूछा गया कि सर क्या आप, यहां पर ये सारे सवाल पूछे गए थे कि सर एक बात बताइए, इमैनुअल मैक्रोन और कीर स्टारमर आपके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। बोले वो मेरे सामने बड़ा हम्बल रहते हैं, मेरे पीछे से कुछ रफ बातें कर देते हैं, जाके बात करूंगा। फिर इनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि आपने जिस तरह से काम किया, क्या आपको मतलब नाटो के बिना भी आपको उसकी जरूरत है क्या ग्रीनलैंड की? बोले हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि सर ग्रीनलैंडर्स जो है वो आपके साथ नहीं आना चाहते, तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो नहीं आना चाहते तो क्या मैं जाके बात करूंगा ना, सब तैयार हो जाएंगे, देखना कैसे होता है। फिर पूछा इनसे कि आप ग्रीनलैंड लेने के लिए कितना दूर तक जाओगे, तो कहते हैं देखना, तुम भी देखना, दिखाएंगे कितना दूर तक जाऊंगा। फिर इनसे पूछता है क्या साहब यूएन को, जो मैंने कल सेशन किया था, आप लोगों ने देखा नहीं उसको, लेकिन जरूर देखिएगा, क्या सर यूएन की जगह आप अपना बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको यूएन बनाना चाहते हैं? तो कहते हैं मुझे यूएन से बड़ी उम्मीदें थी, यूएन अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मुझे आज भी उम्मीदें हैं उससे। ये वही वाली बात है, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, समझ में नहीं आया शुरुआत में तो लोगों को, तो यूएन के प्रति भी अब ये वैसी बातें बोल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यूएन के बारे में भी इनकी नजरें अब चढ़ चुकी हैं। अच्छा साहब, अब बात करते हैं इन तमाम चीजों के बीच में ये कहते हैं कि देखो नाटो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, हमको क्या चाहिए हमें वो पता है। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी तरफ से इनसे पूछा गया सर ईरान के बारे में क्या कहोगे, तो इन्होंने कहा देखो हमारी वजह से वहां पर 837 लोगों की जानें फांसी पर लटकने से रुक गई। अब फ्यूचर हम जानते हैं, जानेंगे क्या करेंगे,
हम अभी से क्यों बताएं? रशिया और यूक्रेन के बारे में पूछा गया तो कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन में तो क्या ही है, कभी रशिया तैयार होता है यूक्रेन तैयार नहीं होता, कभी यूक्रेन तैयार होता है रशिया तैयार नहीं होता। वास्तविकता में कौन बताए? ये खुद नहीं चाहते कि युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध रुकेगा तो डर खत्म हो जाएगा ना। फिर रशिया के लिए फिर यूरोप वाले देश क्यों डरेंगे? फिर तो समझौता लागू करना पड़ेगा। अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि रशिया यूक्रेन ना रुके, ताकि सैंक्शन चलते रहें, यूरोपियन देश तड़पते रहें और यूरोपियन देश तड़प के अमेरिका के अंदर घुसे रहें। ये सारे के सारे प्रयास हैं। ये सब भाषणबाजी करके भाई साहब अपने जहाज एयरफोर्स 1 में बैठ करके लिए दावोस के लिए निकले ही थे कि रास्ते में एक मैप बनता है जिसमें इनका जहाज मुड़ता हुआ दिखाई देता है। मुड़ता हुआ दिखाई दिया, तब कयास लगने लगे कि ट्रंप को कहीं कोई थ्रेट तो नहीं मिल गई, कुछ तो नहीं हो गया। बाद में पता चलता है कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी थी, ये जहाज बदले, दूसरा एयरफोर्स 1 पकड़े और उसमें बैठ करके निकल लिए। अब इंतजार हो रहा है इनका अमेरिका का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उससे पहले लुटनिक का बयान आ चुका है, इनके कॉमर्स सेक्रेटरी आ चुके हैं और उन्होंने साफ कहा कि सुनिए, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि ये यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं ये जीरो कार्बन एमिशन की बात करते ही क्यों हैं 2030 तक। ये बताओ, कार्बन एमिशन की बात करने वाले यूरोपियन देशों, तुम क्या बैटरी बनाते हो? बैटरी बनाता है चाइना। चाइना के पास पेट्रोल डीजल गैस कुछ भी नहीं है, वो पेट्रोल डीजल गैस खरीदता है। उसके लिए तो बैटरी बनाना उसके फायदे का सौदा हुआ, उसके लिए नया अवसर हुआ। तुम लोग ना तो बैटरी बनाते, तुम्हारे पास में जो ईंधन है उसको जलाकर तुम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बचा रहे? अमेरिका के पास नेचुरल गैस और ऑयल है, वो बैटरी के लिए क्यों जाए चाइना के पास? चाइना बैटरी बेचकर, अगर तुम बैटरी बनाते होते तब समझ में आता कि तुम जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हो। चाइना के लूप में फंस क्यों रहे हो? तुम एक के जाल से निकल के दूसरे के जाल की तरफ जाओगे। लुटनिक ने बात तो सही बोली, लेकिन ये भूल गए कि कार्बन उत्सर्जन सबके लिए घातक होता है। कौन समझाए इनको? पर ये तो पूरी तरह से व्यापारिक बातें करने में कामयाब हुए। इन्होंने साथ साथ ये बात भी यहां पर बोल दी कि देखो, ग्लोबलाइजेशन है ना, वो सबसे वर्स्ट चीज थी अमेरिका के लिए, क्योंकि उसके चलते अमेरिका ने अपनी तमाम चीजें आउटसोर्स कर दी और आज वो सारे देश हमारे सामने दुश्मन बनकर खड़े हो गए। हम खुद ही अपने यहां पर अगर काम करवाते लोगों से तो हम बड़ी ताकत बनकर जी रहे होते। यानी कि अमेरिका की तरफ से ग्लोबलाइजेशन के रास्ते अब बंद हो चुके हैं, यानी दुनिया के देशों को अब वो अपनी तरफ से कोई काम देने वाले नहीं है। ये बात अपना स्टैंड दे चुके हैं। इस बीच में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी निकल कर आए और उन्होंने कहा कि ताइवान दुनिया की 97% चिप बनाता है। किसी दिन चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, दुनिया का क्या हाल होगा सोचा है? भाई साहब, यहां बैठ करके भी ये लोगों को चाइना का ही डर दिखा रहे हैं कि चाइना ने ये कर दिया तो क्या होगा। वो तो हम पहले ही बता चुके, चाइना जिस दिन चाहेगा वो एक्सपोर्ट रोक देगा। जैसे आज ट्रंप बार बार करके टैरिफ बैन करते हैं ना, अगर वो मान लो एक्सपोर्ट बैन कर दे तो अमेरिका की वैसे भी सिट्टी पिट्टी खराब हो जानी है। पर करें क्या, दुनिया में इस समय तमाम प्रकार के उपबंध चल रहे हैं साहब, और इन तमाम चीजों के बीच में आप और हम बैठ करके इस वर्ल्ड वॉर के मतलब वर्ल्ड कप को देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिक्स का आयोजित हो रहा है दावोस में। भारत की तरफ से भी तमाम नेता और यहां पर हमारे वो गए हैं, प्रतिनिधि गए हैं। विश्व के इन नेताओं के आज बयान हैं। भारत के टॉप बिजनेसमैन में एन चंद्रशेखर, श्रीनी पलिया, ये सब आप लोग यहां गए हैं। ट्रंप की इनसे मुलाकात हो सकती है। ये है सारा अपडेट। बाकी मीम्स का मार्केट गर्म है, लोग अमेरिकियों के मजे ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में यहां पर सारी जानकारियां मिलती रहें। और आप जितना ज्यादा हमारे सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपनी राय रखेंगे, हमें उतनी ही ऊर्जा मिलती है आपके लिए ऐसी ही और खबरें अच्छे से लेकर और उनका एनालिसिस लेकर